फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स बायो। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का पार्ट 5। इसमें पढ़ेंगे इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले देखते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है? तो इवोल्यूशन एक क्या है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में, तो अभी भी फिर से डिस्कस करते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक रैंडम प्रोसेस है। इवोल्यूशन का एक रैंडम प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। किससे होता है? फ्रॉम अर्लियर फॉर्म से। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा अर्लियर ऑर्गेनिज्म से, उसको बोलेंगे इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन आपको क्लियर होना चाहिए। इवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस है, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। एक बहुत मतलब इवोल्यूशन है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। बहुत ही स्लो प्रोसेस कैसे है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ह्यूमन बींग को ले लो। ह्यूमन बींग किससे इवॉल्व हुए हैं? एप्स लाइक एंचेस्टर से इवॉल्व हुए हैं ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग किससे इवॉल्व हुए हैं? एप्स लाइक एंचेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। हम लोग पहले एप्स लाइक एंचेस्टर से हम लोग को इवॉल्व होने में कितना ईयर लग गया? हम लोग को मिलियंस ऑफ ईयर लग गया है, ठीक है ना। हम लोग को इवॉल्व होने में मिलियंस ऑफ द ईयर लग गया है। हम लोग धीरे 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 करके इवॉल्व हुए, ऐसे नहीं कि तुरंत मतलब, ठीक है ना। हम लोग पहले स्ट्रेट नहीं चलते थे, हम लोग पहले थोड़ा झुक के चलते थे, फिर धीरे धीरे होके इवॉल्व होके न्यू और मतलब पूरा ह्यूमन बींग हुआ है, ठीक। तो कैसे हुआ है? ये हुआ है, इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब तुरंत नहीं हुआ है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। धीरे धीरे इतना स्लाइटली चेंज होता है जिसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस है, इसे इवॉल्व हुए हैं। तो आप समझ जाइए कि इवोल्यूशन क्या है। एक रैंडम प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है, तो इसको टाइम लगता है, ठीक है ना। ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। इवोल्यूशन क्या है? एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो उसे बोलते हैं इवोल्यूशन। तो देखते हैं इवोल्यूशन। द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट kinds of living organisms are developed from earlier forms। इवोल्यूशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स होते हैं अर्लियर फॉर्म से, ठीक। डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स होते हैं, किससे होते हैं? अर्लियर फॉर्म्स होते हैं। कहाँ से होते हैं? कब होते हैं? ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। हिस्ट्री ऑफ अर्थ से डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स होते हैं, ठीक। डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स होते हैं अर्लियर फॉर्म से। इसे बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवोल्यूशन। मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इवोल्यूशन आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस है। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स होते हैं, किससे? अर्लियर फॉर्म से, ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। ए टाइम टेकिंग है, ठीक है। इसमें स्लो स्लाइटली चेंज होता है, इसे बोलते हैं इवोल्यूशन, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म आर अरेंज इन द ग्रुप। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखते हैं। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर ग्रुप में रखते हैं बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर ग्रुप में रखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक पर्टिकुलर फंक्शन, कोई पर्टिकुलर फंक्शन के बेसिस पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर ग्रुप में रखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब फॉर द एग्जाम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि हम लोग का लिम्स है, ठीक। हम लोग का लिम्स है, तो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, वो क्या है? वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसी मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं? ऑटोट्रॉपिक है कि हेटरोट्रॉपिक है? ये भी क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यही मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को बेसिस पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखते हैं, पर्टिकुलर हायरार्की में रखते हैं। हायरार्की क्या है? हायरार्की एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर ऑर्गेनिज्म को रखते हैं। सबसे पहले आता है किंगडम, फिर आता है फाइलम या डिवीजन, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस और स्पेसीज। ये पर्टिकुलर प्रॉपर है हायरार्की जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म स्पेसीज, ठीक है, डिफरेंट स्पेसीज को रखते हैं बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर उसके रखते हैं। तो इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि सबसे पहले हम लोग पता है कि सेल, हम लोग सेल चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो सेल क्या है? सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, ठीक। तो सेल कितने टाइप्स ऑफ सेल होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल और होता है यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो यूकैरियोटिक को भी फर्दर डिवाइडेड किया गया है। तो यूकैरियोटिक 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जिसमें सिंगल सेल्स से बनता है, जैसे कि एमोइबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, में सब क्या है?
सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म बिट्टो कैटेगरी में इवॉल्व हुए हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट, जिसके पास स्केलेटन प्रेजेंट है, ठीक है, जो ऐसे स्केलेटन जो इनसाइड प्रेजेंट है, और सेकंड जो ऐसे स्केलेटन जो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट है। ठीक, ऐसे स्केलेटन हमारा स्केलेटन क्या है, बॉडी के अंदर है ना, तो हम लोग क्या है, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। तो अब आपको दिया है कैसे, मतलब किस मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर कि यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक, सब बेसिस पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर हायरार्की या ग्रुप में रखते हैं। ठीक, अब देखिए जो इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन ये दोनों क्या इंटरलिंक्ड, बोथ द इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन आर इंटरलिंक्ड। जो इवोल्यूशन है और क्लासिफिकेशन ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पीसीज इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। जो क्लासिफिकेशन है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पीसीज ऑर्गेनिज्म है, वो किससे रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन टू इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स मतलब क्या होता है, ऐसा रिलेशन दो स्पीसीज के बीच में ऐसा रिलेशनशिप्स, ठीक, दो स्पीसीज हैं जिसका रिलेशनशिप, दो स्पीसीज के बीच में एक रिलेशनशिप है जिसका कॉमन एंसेस्टर हो। दो स्पीसीज के बीच में रिलेशनशिप है जिसका कॉमन एंसेस्टर्स हो, उसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। सो हो गया ये। अब है नेक्स्ट, द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स टू स्पीसीज हैव इन कॉमन द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड। जितना दो ठो स्पीसीज में मतलब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, जितना मोर कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा दो स्पीसीज में, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है तो दूसरे का भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक स्पीसीज का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉपिक, तो सेकंड स्पीसीज का भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉपिक। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों मोर क्लोजली रिलेटेड। जितना मतलब 200 स्पीसीज का कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होगा बोल सकते हो, वो दोनों एक साथ के साथ क्लोजली रिलेटेड रहेंगे। तो वही लिखा है द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स टू स्पीसीज, द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स टू स्पीसीज हैव इन द कॉमन द मोर द क्लोजली दे आर रिलेटेड। जितना दो ठो स्पीसीज के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा रहेगा, कॉमन रहेगा, उतना ही क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कॉमन रिलेटेड रहेंगे। फॉर एग्जांपल फादर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स क्या है, क्लोजली रिलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन एंसेस्टर्स है, एक ही पेरेंट्स से इवॉल्व हैं फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो एक उसी ऐसी मतलब एग्जांपल समझाने के लिए आपको बताया मैं, एनसीईआरटी में आपके गिवन है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिमिलैरिटीज अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स अलाउ अस टू ग्रुप देम एंड टुगेदर एंड डू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग के सिमिलैरिटीज ऑर्गेनिज्म में जितना सिमिलैरिटीज रहेगा उसको ग्रुप में करके हम लोग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म के बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म सिमिलैरिटीज, ऑर्गेनिज्म के सिमिलैरिटीज के बेसिस पर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं। ठीक, वही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, सिमिलैरिटीज के बेसिस पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग स्टडी कर सकते हैं, वही इसमें बताया है। तो हम लोग देख चुके हैं इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, प्रॉपर इवोल्यूशन एंड कैसे क्लासिफिकेशन दोनों एक दूसरे के साथ कैसे इंटरलिंक्ड हैं, हम लोग ने देख चुके हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हम लोग कैसे ट्रेसेस के हेल्प से, हम लोग कैसे ट्रेसर्स फॉसिल्स के हेल्प से कैसे हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का पता कर सकते हैं, उसको देखेंगे इसमें कि हम लोग कैसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, हम लोग का कौन सा कॉमन एंसेस्टर्स होगा। ठीक, कॉमन एंसेस्टर्स से हम लोग कैसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का पता कर सकते हैं, उसको देखेंगे। सो द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, एक जो मेन है ट्रेसिंग इवोल्यूशन रिलेशनशिप्स, क्या बताता है हम लोग को, एविडेंस देता है। किसका एविडेंस देता है? इवोल्यूशन का, कैसे इवोल्व होकर बना है, सीखे ना कैसे इवोल्यूशन हुआ है, उसका एविडेंस देता है ट्रेसिंग इन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। सो इसमें दो ठो मतलब है, दो ऑर्गन सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे होमोलोगस ऑर्गन, फिर देखेंगे एनालोगस ऑर्गन। सो होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है, होमो मतलब होता है सेम, होमो मतलब होता है सेम, और एनालोगस मतलब एना मतलब होता है डिफरेंट। होमोलोगस ऑर्गन सब क्या है, दे हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। जो होमोलोगस ऑर्गन होता है उसके पास सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है, होमोलोगस ऑर्गन के पास सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है बट डिफरेंट फंक्शन होता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कौन कौन सा है, फॉर लिम्स ऑफ मैन, चीता, वेल, बैट। फॉर लिम्स जो हम लोग का फॉर लिम्स है, ठीक, वैसे ही वेल का फॉर लिम्स है, बैट का फॉर लिम्स है, चीता का फॉर लिम्स है। इस सब का क्या है, इस सब का सेम बेसिक स्ट्रक्चर है, इस सब का क्या है, सेम बेसिक स्ट्रक्चर है। सेम बेसिक स्ट्रक्चर मतलब ये सब का ओरिजिन सेम है, सबका क्या है, सबका फॉर लिम्स प्रेजेंट है, सबका
फॉर लिम्स प्रेजेंट, चाहे वो चीता हो, चाहे वेल हो, चाहे बैट हो, चाहे मैन हो। इस सब का क्या है, सबका फॉर लिम्स प्रेजेंट है, सबका सेम बेसिक्स स्ट्रक्चर है। डिफरेंट क्या है, डिफरेंट इन लोग का फंक्शन है। ह्यूमन का फॉर लिम्स क्या करने में हेल्प करता है, कुछ काम करने में हेल्प करता है। जो चीता होता है उसका फॉर लिम्स क्या करने में हेल्प करता है, और रनिंग करने में हेल्प करता है। और जो वेल होता है उसका फॉर लिम्स क्या करने में हेल्प करता है, स्विमिंग करने में हेल्प करता है। और जो बैट होता है उसका फॉर लिम्स क्या क्या करने में हेल्प करता है, फ्लाइंग करने में हेल्प करता है। तो इस सब का फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है ना। चार एग्जाम्पल है, ये चारों का सेम तो बेसिक स्ट्रक्चर है, इस चारों का क्या है, सेम ऑरिजिन है, ठीक है। सेम ऑरिजिन है बस इन लोग का, लेकिन जो फंक्शन है उसका हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। हर किसी फॉलिम्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं, ठीक। तो इसको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गेन, जो जिसका सेम बेसिक स्ट्रक्चर हो और बट डिफरेंट फंक्शन हो। अब देखते हैं नेक्स्ट एनालोगस ऑर्गेन। एनालोगस ऑर्गेन क्या होता है, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन। ये क्या है, जो एनालोगस ऑर्गन जस्ट अपोजिट है होमोलोगस ऑर्गन को। होमोलोगस ऑर्गन क्या होता था, उसमें सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता था। लेकिन जो एनालोगस ऑर्गन है उसमें क्या हो रहा है, इसमें डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर है। जो एनालोगस ऑर्गन उसमें क्या, उसमें डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर है। अब क्या फंक्शन से, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो फंक्शन करेंगे वो सबका फंक्शन क्या है, सेम रहेगा, ठीक। एनालॉगस में क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है बट सिमिलर फंक्शन है। डिफरेंट स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन के एग्जांपल देखिए कौन कौन से हैं। विंग्स ऑफ द बैट, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। विंग्स, ठीक, जैसे पंख। तो हम लोग को पता है बैट का पंख, बर्ड्स का पंख, इंसेक्ट का पंख, सबका मतलब जो फेदर, आप बोल सकते हो फेदर्स, ठीक है। सबका फेदर क्या होता है, विंग्स क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये सबका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। इंसेक्ट का आप बोल सकते हो, इंसेक्ट का जो विंग्स होता है, ठीक है ना, जो इंसेक्ट का विंग्स होता है वो बहुत ही छोटा सा होता है एज़ कम्पेयर टू बर्ड। बर्ड का विंग्स होता है वो बहुत मतलब थोड़ा सा लार्ज होता है इंसेक्ट से। और उसके बाद बैट बैट का टोटली दोनों से डिफरेंट होता है। तो ये सब का जो विंग्स का स्ट्रक्चर है, जो विंग्स का जो फैदर का स्ट्रक्चर, वो सबका क्या है, वो सबका स्ट्रक्चर है डिफरेंस। जो सबका विंग्स का स्ट्रक्चर क्या है, ये सबका स्ट्रक्चर है डिफरेंस, लेकिन ये सबका जो फंक्शन है, ये जो सबका फंक्शन है, वो सबका फंक्शन क्या है, वो सबका फंक्शन सेम है। सब एक ही काम करते हैं, क्या, उड़ने का, फ्लाइंग का। ये सब तीनों काम क्या करते हैं, सब फ्लाइंग का काम करते हैं। चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो बैट हो, ये सब का काम सिमिलर सेम फंक्शन है। सिमिलर फंक्शन है उड़ने का, ठीक, फ्लाइंग का। लेकिन सबका क्या स्ट्रक्चर, क्या डिफरेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इसी को बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। तो हम लोग ने होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन को ऊपर डिटेल में देखा है कि होमोलॉगस क्या होता है, एनालॉगस क्या होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एविडेंस, ठीक है ना। क्या एविडेंस है नेक्स्ट, इवोल्यूशन का, फॉसिल्स। क्या है नेक्स्ट एविडेंस, फॉसिल्स। जैसे हम लोग इवोल्यूशन का पता कैसे करते हैं, हम लोग लिविंग स्पीसीज से इवोल्यूशन का पता करते हैं कि इस मतलब कि लिविंग कितने या पुराना है, ठीक है, कैसे इवॉल्व होकर बना है न्यू ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो फोसिल्स है, फोसिल्स के हेल्प से, ठीक है ना, फोसिल्स के हेल्प से हम लोग किसी भी एक्सटिंक्ट स्पीसीज का भी पता कर सकते हैं। फोसिल्स के हेल्प से हम लोग किसी भी एक्सटिंक्ट स्पीसीज का पता कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल डायनासोर्स। हम लोग को पता कैसे चला कि डायनासोर्स में कोई ऑर्गेन मतलब कोई स्पीसीज मतलब हम लोग के वर्ल्ड में प्रेजेंट है, ठीक। हम लोग पता कैसे चला कि डायनासोर्स मतलब जो है, हम लोग आने के पहले डायनासोर तो मतलब 75 मिलियन से वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। लेकिन हम लोग पता कैसे चला कि डायनासोर्स भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे अर्थ में, कैसे पता चला, उसके फोसिल्स से। फोसिल्स के हेल्प से, उसके ट्रेसेस से पता चला कि डायनासोर भी एग्जिस्ट इन लोग अर्थ में थे पहले। तो फोसिल्स हम लोग को बताता है कि कैसे मतलब एक्सटिंक्ट स्पीसीज को खोजने की हेल्प करता है। तो देखते हैं फोसिल्स। फोसिल्स का सबसे पहले देखते हैं, प्रिजर्व्ड ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फोसिल्स। क्या है प्रिजर्व, क्या है फोसिल्स, फोसिल एक प्रिजर्व ट्रेसेस है, ठीक है। किसका प्रिजर्व ट्रेसेस है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको बोलते हैं फोसिल्स। ये हम लोग को ट्रेसेस आपको कहीं भी मिल जाएगा फोसिल्स का, वो देखेंगे जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो इंसेक्ट या कोई भी ऑर्गेनिज्म का, सब एनिमल या का डेड होता है, किसी भी एनिमल्स या किसी भी ह्यूमंस का, किसी किसी का भी डेड होता है, तो वो डेड हो गया ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, उसका उसका डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होता है तो उसका पूरा बॉडी का डिकम्पोज होता है, लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स, डिकम्पोज पूरे बॉडी का होता है लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स रिमेन रह जाते हैं, ठीक है। मतलब कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स का डिकम्पोज नहीं होता, उसी प्रिजर्व, ठीक है ना, उसी प्रिजर्व ट्रेसेस को बोलते हैं फोसिल्स। क्या बोलते हैं, उसी प्रिजर्व्ड ट्रेसेस को बोलते हैं फोसिल्स। आपको क्लियर होना चाहिए फोसिल्स क्या है।
अब पता करेंगे मतलब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हाउ ओल्ड ओल्ड फॉसिल्स आर। ठीक है, फॉसिल्स कितने पुराने हैं, जो फॉसिल्स हम लोग को मिलेंगे वो कितने पुराने हम लोग को पता कैसे चलेगा। तो इसके दो ठो मेथड है। फर्स्ट मेथड है रिलेटिव मेथड एंड सेकंड है कार्बन डेटिंग मेथड। सबसे पहले देखेंगे रिलेटिव मेथड। तो रिलेटिव मेथड क्या है, तो कोई भी मतलब सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोई एरिया है, ठीक है ना। यहाँ पर तो इस एरिया में सब क्या होगा, इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स इस एरिया का मतलब इस एरिया में रहते थे, ठीक है ना। इस एरिया में इनवर्टिब्रेट्स रहते थे। जब इनवर्टिब्रेट्स का डेथ हो जाएगा, जब इनवर्टिब्रेट्स इस पर्टिकुलर एरिया में रहते थे, मतलब ये जब इनवर्टिब्रेट्स का डेथ हो जाएगा, ठीक है ना, हम लोग का मर जाएंगे जब इनवर्टिब्रेट्स, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, इन लोग ज़मीन के नीचे, ठीक है, सैंड के नीचे, मड के नीचे क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे लोग धीरे धीरे करके। फोसिल्स का क्या कहाँ हो जाएंगे, नीचे इन लोग का दब जाएंगे। दब जाएंगे तो इन लोग का क्या होगा, डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होगा तो इन लोग क्या क्या बचेगा, इन लोग का बच जाएगा फोसिल्स। इन लोग का ट्रेसेस बचेगा, फोसिल्स का ट्रेसेस बच जाएगा नीचे। अब ये लैंड फिर से एम्प्टी हो गया, जो एरिया था वो एम्प्टी हो गया। जो थे मतलब जो इनवर्टिब्रेट्स थे उसको दैद होकर नीचे नीचे मतलब जो लैंड के अंदर दब गए, उस जमीन के अंदर दब गए, ठीक। अब इसी एरिया में मानो अब आए डायनासोर्स। अब फिर से कौन आए, अब आए डायनासोर्स। अब डायनासोर आए, तो अब डायनासोर आए तो अब वो लोग क्या होगा, वो भी मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में रहते थे, तो उसका भी मतलब एक दिन दैट हो जाएगा, ठीक। वो भी मर जाएंगे, डायनासोर्स भी मर जाएंगे। डायनासोर्स मर जाएंगे तो पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा, वो भी मतलब जमीन के नीचे वो भी दब जाएंगे। अब जो सबसे नीचे क्या प्रेजेंट है, सबसे नीचे इनवर्टिब्रेट्स। सबसे नीचे प्रेजेंट है इनवर्टिब्रेट्स। फिर जो डायनासोर आए, डायनासोर भी पर्टिकुलर एरिया में आए, मतलब उसी एरिया में आए, और उनका भी एक दिन दैट हो जाएगा, ठीक। वो भी मर जाएंगे, तो भी मतलब क्या उसका भी क्या होगा, वो भी ज़मीन के अंदर चल देंगे, ठीक। तो उसको वो भी ज़मीन के अंदर चल देंगे। अब वो भी ज़मीन के अंदर चल दिए, तो इसका भी मतलब डायनासोर भी नीचे चल दिए। सबसे पहले क्या, इनवर्टिब्रेट से फिर आया डायनासोर्स का फोसिल है। अब इसका भी डायनासोर से क्या होगा, जो बॉडी पार्ट्स है उसका डिकम्पोज हो जाएगा, और क्या क्या बचेगा, खाली फोसिल्स बचेगा। तो अब डायनासोर भी हो गया। अब पर्टिकुलर लैंड में मानो हॉर्स लाइक क्रिएचर्स आए। क्या आए, अब हॉर्स लाइक क्रिएचर्स आए। अब हॉर्स लाइक क्रिएचर्स में अब हॉर्स लाइक क्रिएचर्स आए। अब जो हॉर्स लाइक क्रिएचर्स है उसका भी मतलब उसी पर्टिकुलर एरिया पे आए, ठीक है, जहाँ पर जो इनवर्टिब्रेट्स आए, डायनासोर्स आए, वही पर्टिकुलर एरिया पर आए। वो भी मतलब उसका भी एक दिन क्या होगा, डेड हो जाएगा। वो भी मतलब एक दिन मर जाएंगे, तो उसका भी जो होगा, ठीक है, वो कहाँ दब जाएंगे, वो भी ज़मीन के अंदर, मड या सैंड के अंदर नीचे दब जाएंगे। तो अब ये भी दब के नीचे, ये भी नीचे आ गया, कौन, हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पर मतलब मेन हो क्या रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कुछ साल बाद यहाँ मतलब कुछ कुछ समय बाद यहाँ पर कुछ पेड़ी कुछ भी प्लांट आ जाएंगे। तो जब हम लोग इसको खोजेंगे, ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कौन सा ऑर्गेन स्पेसीज हैं, सबसे पहले हैं इनवर्टिब्रेट्स। सबसे पहले जो हुए, जो आप समझेंगे, जो इनवर्टिब्रेट्स है वो आए 100 मिलियन से एगो। जो इनवर्टिब्रेट्स वो आए हैं 100 मिलियन ऑफ एगो, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स 100 मिलियन ऑफ एगो। फिर उसके बाद आए एक मतलब ओवर मिलियंस ईयर ऑफ एगो कौन आए, फिर आए डायनासोर्स, और फिर से ओवर मिलियंस ईयर ऑफ एगो कौन आए, फिर आए हॉर्स लाइक क्रिएचर्स। सबसे पहले कौन आया, इनवर्टिब्रेट्स, फिर आया डायनासोर्स, फिर आया हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जो बरीड हुए थे, ठीक है ना, जो फोर्सेस सबसे पुराना फोर्सेस रहेगा किसका रहेगा, इनवर्टिब्रेट्स का रहेगा। फिर किसका रहेगा, डायनासोर्स का रहेगा। और फिर लास्ट टाइम किसका रहेगा, जो सबसे ऊपर उसको किसका रहेगा, हॉर्स लाइक टेल्स का, ठीक है, हॉर्स लाइक क्रिएचर्स का रहेगा। तो हम लोग सब देखते हैं इसमें क्या रिलेटिव मेथड क्या होता है। रिलेटिव मेथड उसको बोलता है जिसमें मतलब हम लोग जो सबसे नीचे मतलब जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट में रहेगा, जिसका सबसे इनर मोस्ट पार्ट में फॉसिल मिलेगा, प्रेजेंट रहेगा, वो सबसे पुराना होगा। रिलेटिव मेथड से हम लोग किसी भी फॉसिल्स का एज कैसे पता कर सकते हैं, जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट में रहेगा, ठीक है, ज़मीन के इनर मोस्ट पार्ट में रहेगा, वो फॉसिल उतना ही मतलब जो जो उतना ही पुराना है। और उसके ऊपर का तो ज़्यादा मत तो जल्दी, फिर उसको तो सबसे इनर मोस्ट का जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा पुराना है, फिर वो, ठीक। इसी से हम लोग किसी भी फॉसिल्स का कितना उसका एज हम लोग पता कर सकते हैं, कितने यार पुराना है वो, कि उसको पता कर सकते हैं, पहला मेथड। सेकंड मेथड है कार्बन डेटिंग मेथड। एक कार्बन डेटिंग मेथड क्या है, सो कार्बन डेटिंग मेथड
हम लोग मतलब किसी भी एनिमल हो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो या चाहे ह्यूमन हो, हम लोग किससे बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट। हम लोग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ठीक। जब किसी भी एनिमल्स का डेड हो जाएगा, ठीक, जब किसी भी एनिमल का डेड हो जाएगा तो उससे क्या निकलेगा? उससे निकलेगा कार्बन। किसी भी एनिमल का जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, वो डिकम्पोज हो जाएगा, डेड हो जाएगा, तो उससे क्या रिलीज होगा? उससे रिलीज होगा कार्बन। तो इस सबसे क्या रिलीज होगा? कार्बन रिलीज होगा। लेकिन जो सबसे मतलब जो सबसे लेट में जैसे कि यहाँ पास इनवर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट है, जब से वो सबसे ओल्ड है। जितना ओल्ड फोसिल रहेगा, क्रीचर स्पीसीज से रहेगा, उतना उसमें कम कार्बन रहेगा। ठीक। जितना ही को भी ओल्ड मतलब जितना भी ओल्ड फोसिल प्रेजेंट होगा, ओल्ड फोसिल रहेगा, जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स जहाँ पर हम लोग देख रहे थे, तो सबसे पुराना है, सबसे पहले वही बरीड हुआ है, उसका बॉडी डिकम्पोज हुआ है, तो उसमें सबसे कम क्या रहेगा? सबसे कम उसमें कार्बन रहेगा। फिर किस में रहेगा कार्बन? फिर उससे कम, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा कार्बन, वो डायनासोर्स में रहेगा। फिर उससे ज़्यादा कार्बन रहेगा हॉर्स लाइक क्रिएचर्स में। तो ऐसी मतलब जितना ओल्ड क्रिएचर्स मिलेंगे, जितना ओल्ड स्पेसिस होगा, उतना ही उसमें कम कार्बन होगा। इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी फोसिल का एज या उसका पता कर सकते हैं कि कोई भी फोसिल कितना पुराना है। तो दो ठो मेथड हुए हैं। पहला है रिलेटिव मेथड एंड सेकेंड है कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग का आइसोटोप्स होता है C14। इसी आइसोटोप्स को पता करते हैं कार्बन 14 का, तो पता ठीक है चलता है। ऐसे दोनों मेथड, सबसे पहले मेथड में क्या कर रहे थे कि किसी भी एक का मतलब क्या कितना पूरा कितना कौन सा मतलब इनर मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट है, उतना पुराना हो सकता है। ठीक है, उसी उसी को बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फोसिल का एज। सेकेंड मेथड है कार्बन डेटिंग मेथड, जिसमें कार्बन जितना मतलब ओल्ड फोसिल रहेगा, उतना ही उसमें कम कार्बन रहेगा। इससे भी हम लोग फोसिल का एज पता कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड है, रिलेटिव एंड कार्बन डेटिंग मेथड। तो आप देखते हैं नेक्स्ट। सो आप देखते हैं इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। इवोल्यूशन बाय स्टेजेस, इवोल्यूशन ऑफ द आई, फिर इवोल्यूशन ऑफ द फेदर, फिर आएगा इवोल्यूशन ऑफ वाइल्ड कैबेज। तो सबसे पहले देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ आइस। तो सबसे पहले इंसेक्ट का देखते हैं। इंसेक्ट का जो आई था वो ज़्यादा इवॉल्व नहीं था, ठीक है ना। जो इंसेक्ट का आइस था वो ज़्यादा इवॉल्व नहीं था। इंसेक्ट लोग मतलब किसी भी चीज़ को क्लियरली नहीं दिख पाते थे। उन लोगों को किसी भी चीज़ को मतलब ब्लर दिखता था, प्रॉपर क्लियर नहीं दिखता था। फिर उसके बाद आए ऑक्टोपस। जो ऑक्टोपस का आई था वो मतलब थोड़ा सा क्लियर था। किससे क्लियर था? इंसेक्ट से। इंसेक्ट मतलब जो ऑक्टोपस थे वो अच्छा से देख पाते थे, लेकिन उतना भी क्लियर नहीं था। जो ऑक्टोपस थे वो भी मतलब उन लोग का भी आई प्रॉपर मतलब डेवलप नहीं था, वो भी क्लियरली नहीं देख पाते थे, लेकिन इंसेक्ट से ज़्यादा देख पाते थे, इंसेक्ट से डेवलप्ड थे। फिर उसके बाद आए वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जो आए वो थे, वो प्रॉपर मतलब किसी भी चीज़ को प्रॉपर क्लियरली किसी भी चीज़ को देख सकते थे। ठीक। जैसे कि एग्जांपल हम ह्यूमन, हम लोग का भाई, हम लोग भी किसी भी चीज़ को प्रॉपर देख सकते हैं। तो ऐसे भी वर्टिब्रेट्स भी थे, प्रॉपर किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। हम लोग किस में आते हैं? वर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो ये था स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। कैसे हम लोग को पर्टिकुलर स्टेजेस में इवॉल्व हुए हैं। पर्टिकुलर हम लोग का प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना, मतलब कैसे स्मॉल स्टेजेस कर करके इवॉल्व हुए हैं। तो ये था स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। हम लोग सबसे पहले सबसे पहले आया इंसेक्ट, जो प्रॉपर क्लियर नहीं दिखता था। फिर आया ऑक्टोपस, ऑक्टोपस थोड़ा सा डेवलप था इंसेक्ट से। फिर आया वर्टिब्रेट्स किसी भी चीज़ को क्लियरली देख सकते थे। नेक्स्ट है अब इवोल्यूशन ऑफ फेदर। कैसे इवोल्यूशन हुआ है फेदर का, उसको देखते हैं। आप लोग को पता होगा कि डायनासोर के पास पहले फेदर था, मतलब डायनासोर के पास क्या था? पंख था। लेकिन उसके पास फेदर होते हुए भी डायनासोर नहीं उड़ पाते थे। क्यों? क्योंकि मतलब डायनासोर का जो वेट था वो बहुत हाई था। जो डायनासोर का वजन था, जो उसका वेट था, वो क्या था? बहुत हाई था, इसलिए डायनासोर नहीं उड़ पाते थे। तो बाद में क्या हुआ? बाद में जो धीरे धीरे करके डायनासोर का जो फेदर था वो मोर डेवलप्ड हो गया। ठीक। और बहुत सारे फेदर मतलब मोर डेवलप्ड हो गया, और जो डायनासोर का जो वेट था वो भी क्या हुआ? धीरे 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 करके वो भी लॉस हो गया। अब डायनासोर मतलब उड़ सकते थे। अब डायनासोर का मतलब जो वेट था वो भी लॉस हो गया। अब डायनासोर का जो फेदर था वो भी मोर डेवलप्ड हो गया। तो अब क्या कर सकता है? डायनासोर उड़ सकते हैं। ठीक। तो आप बोल सकते हो कि बर्ड कहाँ से आते हैं? बर्ड आर एग्जिस्ट फ्रॉम रेप्टाइल्स। बर्ड एक फॉर्म ऑफ रेप्टाइल्स है। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ फेदर, कैसे फेदर का इवोल्यूशन हुआ है। अब देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ वाइल्ड कैबेज। जो वाइल्ड कैबेज एक प्लांट है, एक वेजिटेबल्स है, ठीक है ना। उससे बहुत सारे वेराइटीज ऑफ वो हम लोग वेजिटेबल्स मिले हैं। वाइल्ड कैबेज क्या है? एक प्लांट है, एक वेजिटेबल्स, जिससे हम लोग बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स मिले हैं। आप देखिए इससे कौन कौन सा मतलब वेराइटीज का मिला है। हम लोग किसी भी प्लांट, ठीक है ना, किसी भी प्लांट को इसके साथ फ्यूज करके डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी प्रोड्यूस किए हैं। आपके स्टार्टिंग बहुत सारे गिवन है, मैं आपको कुछ का नाम बता रहा हूँ। जैसे कि है कैबेज,
रेड कैबेज, क्लोरीफ्लावर, ठीक है, क्लोरीफ्लावर, ब्रोकली, केल, ये बहुत सारा मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ में हम लोग वेजिटेबल्स मिल रहा है। आपको हिंदी में भी बता दे रहा हूँ, गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सब का और बहुत गिवन आपके एनसीईआरटी में आप पढ़ सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब किससे अराइज हुए हैं, ये सब हुए हैं वाइल्ड कैबेज से, ठीक है ना। ये सब किससे अराइज हुए हैं, ये सब अराइज हुए हैं वाइल्ड कैबेज से। और अब देखते हैं इस तीनों था मतलब इवोल्यूशन ऑफ स्टेजेस, ठीक है, इवोल्यूशन का कैसे स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन, कैसे इवोल्यूशन का मतलब पर्टिकुलर एक स्टेज में इवोल्यूशन इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। पर्टिकुलर तुरंत कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी स्पेसिस, कोई भी प्लांट तुरंत इवॉल्व में धीरे धीरे कर करके वो इवॉल्व हुए हैं, उसी को बताया है इसमें इवोल्यूशन ऑफ स्टेजेस में। तो अब है नेक्स्ट ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन, हम लोग ने इवोल्यूशन को बहुत 2-3 लेक्चर होगा इवोल्यूशन 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 ही पढ़ रहे हैं। तो अब लास्ट लेक्चर है, मतलब लास्ट पॉइंट है, मतलब लास्ट टॉपिक है ये ह्यूमन इवोल्यूशन। क्या है ये ह्यूमन इवोल्यूशन? तो ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है? सो ह्यूमन लोग कैसे इवॉल्व होके जो मतलब पर्टिकुलर फॉर्म में आए हैं। सबसे पहले हम लोग का जो अर्लियर फॉर्म था वो सबसे पहले हम लोग को कहाँ मिला था? अफ्रीका में। अफ्रीका में हम लोग का जो फॉसिल था उसका मतलब कुछ फुट प्रिंट भी मिला था। अफ्रीका में हम लोग का फुट प्रिंट फॉसिल भी मिला था अफ्रीका में। तो हम लोग बोल सकते हैं हम लोग कहाँ से आए हैं? अफ्रीका से आए हैं। कहाँ से? अफ्रीका से। अफ्रीका से आए मतलब जो सब मिला फिर डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड में चल दिए, ठीक है ना, डिफरेंट स्टेज में आप लोग चल दिए। तो ये था प्रॉपर मतलब कैसे अफ्रीका से हम लोग का आए हैं, मतलब किस, ठीक है ना। हम लोग का जो फुटप्रिंट था इवोल्यूशन सब फोसिल्स था वो कहाँ मिला? अफ्रीका में। तो आप देखते हैं टूल्स फॉर ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। कौन कौन सा टूल्स है जिससे हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को ट्रेस कर सकते हैं? तो सबसे पहले है एक्सकेवेटिंग। क्या है सबसे पहले आता है एक्सकेवेटिंग। सेकेंड है टाइम डेटिंग। टाइम डेटिंग से हेल्प से भी हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को टेस्ट कर सकते हैं। थर्ड है स्टडिंग फॉसिल्स। फॉसिल्स का स्टडिंग करके भी हम लोग किसी भी इवोल्यूशन मतलब किसी भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का पता कर सकते हैं। और लास्ट है डीएनए सीक्वेंसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? डीएनए सीक्वेंसेस। डीएनए सीक्वेंसेस से किसी भी हम लोग डीएनए सीक्वेंसेस हम लोग किसी भी का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता कर सकते हैं। डीएनए सीक्वेंसेस से भी हम लोग किसी भी का हम लोग क्या कर सकते हैं? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता कर सकते हैं, उसका कॉमन एंसेस्टर्स पता कर सकते हैं। किससे? डीएनए सीक्वेंसेस से। द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है टूल्स किसका है? ट्रेसिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स पहला है एक्सक्यूवेटिंग, फिर है टाइम डेटिंग, स्टडिंग फॉसिल्स, फिर डीएनए सीक्वेंस। ये चारों को हम लोग टूल्स को यूज़ करके, ठीक है, ये चारों को टूल्स को यूज़ करके हम लोग किसी भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का पता कर सकते हैं। तो ये था पूरा पर्टिकुलर आपका चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का प्रॉपर फुल चैप्टर हम लोग हेरिडिटी को भी इनहेरिटेंस को पूरा प्रॉपर पढ़े हैं। इवोल्यूशन जो इवोल्यूशन उसको भी प्रॉपर वन बाय वन टॉपिक आपके एनसीईआरटी में जितना टॉपिक गिवन है मैं उतने आपको मैं बताया हूँ, प्रॉपर आपको एक्सप्लेन किया हूँ, प्रॉपर आपको मैं नोट्स मतलब वो लिखा हूँ उसको आप देख सकते हैं। आप एक बार एनसीईआरटी को भी प्रॉपर रीड कीजिए, आपको और क्लियरली समझ में प्रॉपर और समझ आएगा आपको। तो इसमें इस लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। राधे राधे।